तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक कहलाता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा कहलाता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी दो भागों में बांटा गया, एलिमेंट और कंपाउंड। और फिर मिक्सचर को भी दो भागों में बांटा गया, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसमें से आप लोग एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब रही बात ये प्योर सब्सटेंस का एक सो कॉल्ड डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन देख लीजिए। फिर मिक्सचर का जो डेफिनेशन होता है उसको देख लीजिए। प्योर सब्सटेंस के बारे में क्या कहेंगे? इट इज द फॉर्म ऑफ मैटर हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक कंपोजिशन। इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स व्हिच मे बी आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज एटम, then it is called element. Then this pure substance is called element. And when elementary particles or when its constituent particles are molecules, then the pure substance is called compound. Clear? Mixture में कहेंगे कि mixture is the form of matter having no specific composition and no specific properties. It contains the properties of its components. It is of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. तो homogeneous mixture क्या होगा कि such mixture having uniform composition throughout is called homogeneous mixture, and such mixture having not uniform composition throughout it is called heterogeneous mixture. जैसे mixture of salt and water, ये homogeneous mixture हो गया। mixture of rice and pulse, ये क्या हो गया? heterogeneous mixture। क्योंकि राइस और पल्स का जो मिक्सचर होगा उसमें आप ये कंफर्मली नहीं कर सकते हैं कि इतने ग्रेन्स ऑफ राइस के बाद इतने ग्रेन्स ऑफ पल्स आपको मिलेंगे, या इतने ग्रेन्स ऑफ राइस में इतने ग्रेन्स ऑफ पल्स मिले हुए हैं, ये आप 100% करेक्ट नहीं कर सकते। हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया, तो इन्हीं चीजों को हम लोग को लिख लेना है। एलिमेंट और कंपाउंड का डेफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हर कोई जानता होगा एलिमेंट और कंपाउंड का डेफिनेशन। सिंपल सी बात है। एलिमेंट इज दिस प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स व्हिच मे बी आइदर एटम और मॉलिक्यूल। और कंपाउंड का डेफिनेशन में क्या दीजिएगा? इट कंसिस्ट ऑफ two or more than two elements having definite proportion by mass, यही है।
तो ये हो गया, देख लीजिए जरा इसे। होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहेंगे? इट इज अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। Example, mixture of salt and water. ठीक है, homogeneous mixture, it is a mixture having uniform composition throughout, और फिर है heterogeneous mixture। क्या लिखिएगा? फिर से वही बात कि इट इज द मिक्सचर हैविंग नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। Example, mixture of pulses and mixture of pulse and rice। हो गया? ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री जो कि 11th का चैप्टर 1 है, उसका एक हिस्सा समाप्त हुआ। कई इसको सेक्शन में बांटे गए हैं, लगभग 11 सेक्शन है। इसमें से फर्स्ट सेक्शन ओवर हुआ, ठीक है, एक सेक्शन ओवर होता है। अब उसके बाद बारी आती है क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का, यूनिट का, उस क्वांटिटी के डायमेंशन का, उसका रेफरेंस स्टैंडर्ड का, फिर उस फिजिकल क्वांटिटी का यूज किस तरह से किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सब चीज पढ़ने हैं हम लोग, उसके बारे में अब विचार करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। जरा इसे देख लीजिए। क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है पहले इसके बारे में समझ लीजिए। तो दो चीज होता है, एक क्वांटिटी, दूसरा क्वालिटी, ठीक है। आप एक बेंच को उठाइए, इसके बाद आप एक कुर्सी को उठाइए, आपको लगेगा कि कुर्सी बेंच से हल्की है। अब आप एक पुस्तक को उठाइए, आप कहिएगा कि पुस्तक उस कुर्सी से हल्की है। अब आप एक पेन उठाइए तो कहिएगा कि पेन पुस्तक से हल्की है। अब आप कोई एक पेज उठाइए तो कहिएगा कि वह पेज इस पेन से हल्की है।
अब यहां पर लगातार हो रहा है कि कभी ये हल्का है, कभी वो हल्का है, कभी ये भारी है, कभी वो भारी है, कैसे काम चलेगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि 40 किलोग्राम का बेंच है, 10 किलोग्राम की कुर्सी है, 100 ग्राम की पुस्तक है, 10 ग्राम का पेन है और 1 ग्राम का पेज है, तब तो हमें कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है अलग से कुछ नया, यही चीज होती है। तो यहां पर 10, 100, 1 यह जो लिए वह नंबर लिए। इस नंबर के द्वारा हम उस हल्का या भारी होने की घटना की व्याख्या कर दी है। अब तो कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा कि कौन भारी है कौन हल्का है। 10 ग्राम भारी है तो हो गया, 10 ग्राम का है यह। पेड़ से फल गिरा, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है इस पर। कितनी ऊंचाई से गिरा, गिरने के समय उसका स्पीड कितना था, धरती से टकराया तो टकराने के समय उसका स्पीड कितना था, किस फोर्स से धरती से टकराया। लेकिन यदि हम ये कह दें कि 0.1 किलोग्राम का फल है, वह 0 मीटर पर सेकेंड से गिरना शुरू किया, धरती पर टकराने से जस्ट पहले उसका स्पीड 5 मीटर प्रति सेकेंड था। जब टकराया धरती पर तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा। तो यहां पर जो वेरियस नंबर्स मिल रहे हैं वह नंबर का सेट के द्वारा हम इस पेड़ से जो फल गिर रहा है उस गिरने वाली घटना की पूरी व्याख्या कर दी है। यही नंबर ऑफ सेट कहलाता है क्या चीज, क्वांटिटी। ये डेफिनेशन परफेक्ट डेफिनेशन है, दिमाग में इसको रख लीजिए, अक्सर लोग गड़बड़ाते रहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि क्वांटिटी इज ए नंबर और ए सेट ऑफ नंबर required to express an event or a phenomenon completely. Clear हो गया? Quantity is a number or a set of number required to express an event or a phenomenon completely. अब सवाल उठता है कि इवेंट कैसा है। इवेंट यदि फिजिकल है तो ये नंबर ऑफ सेट जो होगा वह कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटी। यदि इवेंट केमिकल है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन का बनना, तो वहां पर क्या कहेंगे हम, 2KClO3 एरो मार्क 2KCl + 3O2। यहां पर 2KClO3 यानी कि 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड को हीट करने पर 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड और 3 मोल ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई। तो यहां पर नंबर ऑफ सेट मिला ना, 2, 2 और 3। इसके बाद इसके द्वारा हम इस ऑक्सीजन के जनरेशन, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है उस घटना की पूरी व्याख्या कर दी है। तो यही नंबर ऑफ सेट क्या कहलाएगा हमारा, केमिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया? तो अभी हम लोगों को पढ़ने हैं फिजिकल क्वांटिटी। It is a number or set of number
required to express a physical event or a physical phenomenon completely. अब सवाल यह है कि ये फिजिकल क्वांटिटी होते कितने तरह के हैं? 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होंगे। एक जो किसी पर निर्भर ना करे, दूसरा जो किसी के ऊपर निर्भर करे, तीसरा जो कुछ निर्भर है कुछ ना निर्भर है। क्लियर? तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर निर्भर ना रहे वह कहलाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट हो वह कहलाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसमें दोनों का ही गुण हो वह कहलाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्लियर हो गया? देखते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। दूसरा हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी और तीसरा हो जाएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या लिखेंगे हम कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी is called fundamental और basic quantity। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका लेंथ, मास, टाइम, etc. Derived quantity क्या कहेंगे हम? It is the physical quantity which depends upon fundamental quantity। Example: speed, velocity, force,
etc. एक्सप्लेनेशन देखिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस एक तरह का लेंथ, टाइम तो टाइम ही होता है। तो लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी, और स्पीड चूंकि लेंथ और टाइम दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए स्पीड क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। तो हमने दो क्वांटिटी बताया, फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि किसी पर निर्भर नहीं करता है, डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया। अब है बारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या लिखेंगे? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी possessing the properties of both fundamental quantity both quantity that is fundamental quantity as well as derived quantity. Example, plane angle and solid angle. यही है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसमें फिजिकल क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी दोनों का ही गुण होता है। क्लियर हो गया। देख लीजिए इसको, फिर इसको मिटाते हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है देख लेते हैं। जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के प्रत्येक एग्जाम्पल्स को कंपेयर करते हैं, तो वही उसका क्या कहलाता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड कहलाता है। तो लिखेंगे हम reference standard is that to which all other examples of a physical quantity
are compared, बात को समझिए। जैसे एक पेड़ की लंबाई मापनी है, एक पोल की लंबाई मापनी है, एक रोड की लंबाई मापनी है, एक आदमी की लंबाई मापनी है। सबको हम किस में कहते हैं? मीटर में कहेंगे। जैसे पेड़ की लंबाई 5 मीटर, तार का पेड़ 10 मीटर। 10 मीटर कहने का मतलब क्या हो गया? 1 मीटर का 10 गुना। रोड की लंबाई 200 मीटर। 200 मीटर कहने का मतलब क्या हो गया? 1 मीटर का 200 गुना। आदमी की लंबाई ले लीजिए कुछ, वो तो मीटर में तो नहीं होगा, कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गया? लेंथ के एग्जाम्पल हो गया। मास का एग्जाम्पल कैसे होगा? जैसे एक किताब का मास 2 किलोग्राम, एक बेंच का मास 30 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम कहने का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम का 2 गुना। 30 किलोग्राम कहने का मतलब हुआ 1 किलोग्राम का 30 गुना। लेकिन अब बात ये आ जाए कि कहा जाए कि बेंच का मास कितना, तो हम कहते हैं 30 मीटर। तो क्या सही होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि लंबाई का, लेंथ का यूनिट है मीटर, जबकि किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग रेफरेंस स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं। वही रेफरेंस स्टैंडर्ड उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। क्लियर हो गया? यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या हम कहेंगे कि फॉर दी मेजरमेंट ऑफ ए physical quantity required reference standard is called unit for that फिजिकल क्वांटिटी। ये सब वे छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर लोग मिस करते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। समझे? तो इन सब टर्म्स और डेफिनेशंस को आप लोग अच्छे से सीखते चलिए। ठीक है? अब है टाइप्स ऑफ द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। Types of the unit of a physical quantity. एक हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट। दूसरा हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट एंड थर्ड हो जाएगा सप्लीमेंट्री यूनिट। For the measurement of a physical quantity, required reference standard is called unit for that physical quantity.
अब फिजिकल क्वांटिटी खुद ही होता है 3 किस्म का, तो कितने तरह के रेफरेंस स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी? 3 किस्म की। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमें जिस रेफरेंस स्टैंडर्ड की जरूरत पड़े, फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जिस रेफरेंस स्टैंडर्ड की जरूरत पड़े, डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए जिस रेफरेंस स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी, उससे हमने कहा फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमें जिस रेफरेंस स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी वो डिराइव्ड यूनिट कहलाया। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमें जिस रेफरेंस स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी वह कहलाया सप्लीमेंट्री यूनिट। क्लियर होगी बातें? तो इन सब चीजों को हम लोग देखें। एक फॉर्मूला लिखा हूं, एक डेफिनेशन लिखा हूं, उसी पर दूसरा सेट कर देते हैं ताकि देखने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है? फंडामेंटल यूनिट क्या लिखेंगे? फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी required reference standard is called fundamental unit. It does not depend upon any other unit. हो गया फंडामेंटल यूनिट की कहानी पूरी। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, etc। देख लीजिए इसे। अब चलिए, अब अगला क्या है? दूसरा डिराइव्ड यूनिट। इसी में थोड़ा सा हेरफेर कर देते हैं तो हो जाएगा। क्या हम कहेंगे इधर? दूसरा डिराइव्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। इट डिपेंड्स upon fundamental unit। एग्जाम्पल हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज, देख लीजिए इसे। अब तीसरा हम बताने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए
supplementary quantity required reference standard is called supplementary unit. It depends upon both units, that is fundamental units as well as derived units. Example, radian, स्टीरेडियन, रेडियन एंड स्टीरेडियन, ये दो होते हैं। अगले रोज हम लोग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।